हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ। इसमें हम तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं इस पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते हैं, क्योंकि हमें जब किसी राजा की कब ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ है, इनकी तारीखों पर अक्सर जो है इतिहासकार बहस करते आए हैं। अभी तक हमने देखा है कि जो तारीखें होती थी उनका पर्याप्त माना जाता था इतिहास के लिए, और ऐसे में जो है हमने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ हुआ है, क्योंकि इसमें तारीखें रटते चले जाओ। लेकिन क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में जो है बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, या फिर उनमें जो है क्या बदलाव आए हैं, वह अतीत में कैसी थी और वर्तमान में कैसी है, या फिर हम उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। हम समय का जिक्र करने लगते हैं तो उसमें भी हमें तारीखों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों और अपने ऐतिहासिक सवाल जो उत्पन्न होते हैं, उनमें जो है हम उन सवालों को जवाब देने के लिए जो इतिहास में तारीखें हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसमें अक्सर हमने देखा होगा कि ऐसा होता आ रहा है कि कभी कभी जो हम किसी ऐसे अक्षण जो होते हैं उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सड़क किनारे अगर चाय के घूंट भरते देखा होगा तो इस बात पर हम हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का जो है चलन कब शुरू हुआ था, या फिर अगर रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांक रहे हैं तो यह सवाल उत्पन्न हो सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था। तो ऐसे में इस तरह के जवाब हमारे जो है जहन में आते हैं, तो उन सब सवालों का जवाब लेने के लिए तारीखें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। ऐसे में जो है आप ये एक चित्र देख सकते हैं, ब्राह्मण जो ब्रिटानिया को जो शास्त्र है वो भेंट कर रहे हैं। इसमें जेमेल रेनेल द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र भी देख सकते हैं। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव है, रेनेल को हिंदुस्तान का जो नक्शा है तैयार करने का काम सौंपा था, और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस तस्वीर में जो है यह भी दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी मर्जी से प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो है मतलब जो भारत के लोग हैं वो अपना जो पवित्र ग्रंथ है उन्हें दे रहे हैं, और उनसे जो है यह मान के चल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो है ये लोग आग्रह जो है अंग्रेजों से कर रहे हो। तो ऐसे में जो ये ऐतिहासिक सवाल है, जैसे कि जो है रेलगाड़ी का आविष्कार कब हुआ था, या फिर जिस तरह से जो है अपने पवित्र ग्रंथ को भारत के लोग हैं वे अंग्रेजों को सौंप रहे हैं, तो क्यों सौंप रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे, कौन सा गवर्नर जनरल आए, किस तरह से यहाँ पे जो है उनका शासन शुरू हुआ था, तो ये सब हमें तारीखों से ही पता चलते हैं। कुछ ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, जैसे कि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना भी जो है वाकई में गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती आ रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे जो है चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ऐसे में जो है एक लंबी प्रक्रिया रही होगी, क्योंकि एकदम से जो है कोई भी अचानक से कोई चीज़ नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो है इसका स्वाद उन्हें धीरे धीरे जो है ज़बान पर चढ़ा होगा, तब इस प्रक्रियाओं की जो है शुरुआत हुई होगी। ऐसे में कोई भी ऐसी स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती कि इस चीज़ की शुरुआत कब हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी तो कोई एक तिथि नहीं बता सकता है कि कब जो है भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था।
कुछ राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है किस दिन शुरू हुए थे, जब जो अंग्रेज थे वो भारत में आए थे, तो कई सारे जो है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए गए थे। तो वे कब शुरू किए गए थे, तब यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, समाज में जो है किस दिन क्या बदलाव आए अंग्रेजों के आने के बाद। तो ऐसे में जो है एक जो पूरी तरह से जो है सटीकता के साथ बताना संभव नहीं है। ऐसे में ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लगभग सभी अवधि के बारे में जो है खास बदलाव देखना शुरू जो है मतलब दिखाई देने शुरू हुए होंगे। इसमें यहाँ प्रश्न ये है कि फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसी तारीख नहीं है कि एक सटीकता के साथ जो है इतिहासकारों ने नहीं कहा है कि इस तारीख को ही ये चीज़ हुई होगी। तो इसके जुड़ाव की वजह से है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में भी होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में जो है किसी राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ था, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन सा साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, या फिर वह कब मरा था। और हम यह भी जो है इतिहासकार इसमें लिखते हैं कि उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था। इन सब घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में जो है तिथियों का महत्व बना रहता है। तो जो कुछ राजा हुए हैं तो वो कब जो है राजा बने थे, या फिर उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, किससे उनकी शादी हुई थी, उन्होंने जैसे कि हमने इससे पहले जो 6 और 7 का जो इतिहास हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो राजा थे वो अभिलेख जो है एक पत्थर पर उत्कीर्ण कराते थे। जो वे नियम आम जनता के लिए बनाते थे, जो उनके कानून होते थे, वे जो है अभिलेख के रूप में पत्थर पर उत्कीर्ण कराते थे, अभिलेख लिखवाते थे। तो ऐसे में जो है जो अभिलेख वो लिखवाते थे तो वो अपने बारे में भी यह बताते थे कि कौन सा राजा कब बना है, किसकी शादी किससे हुई है, या फिर जो है उसने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, कब उसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद जो है कौन से राजा आए हैं। तो ऐसे में जो तिथियां है इतिहासों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। जैसा कि हम जो है इतिहास की किताबों में अब तक हमने देखा है कि जो अब इतिहास है बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी जो है जो इतिहासकार है वो लिखने लगे हैं। अब वे इस बात पर भी ध्यान देने लगे हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, या फिर वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, उस समय के शहर या बाजार मतलब कैसे फैले थे, उस समय की रियासतें कैसे बनी थी, उनके जो विचार हैं नए विचार पनपे, और संस्कृति व समाज किस तरह जो है बदलते चले गए। तो ऐसे में जो इतिहासकार है उन्हें जो है तिथियों से बहुत ही ज़्यादा सहायता इतिहास को जानने में मिलती है। यहाँ पे एक चित्र ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए होंगे, किस तरह नई रुचियां चलन में आई होगी। 1922 में जो लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया था, यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग जो है यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है, और राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कोनेट की पदवी भी जो है यहाँ पर दी गई थी। अब हम बात करते हैं तारीखों की। कौन सी तारीखें हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना जो है क्या हो सकता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि जो है कुछ ऐसी तारीखें भी होती हैं हम इस पर सटीकता के साथ जो है नहीं कह सकते कि इस तारीख को ही यह कार्य संभव हुआ होगा। तो जो है ये तारीखें हैं जो मतलब अतीत के जो इर्द गिर्द घूमती है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदला जाए और नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है।
इस जो भारत में ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं, उन जो इतिहास उनके द्वारा लिखा गया है उनमें उनमें जो अंग्रेजों के जो गवर्नर मतलब भारत में जो गवर्नर आए थे, गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय में रहा है। ऐसे में जो इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय जो आखिरी वायसराय थे भारत के, वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। और अलग अलग अध्यायों में हमने जो है गवर्नर के बाद दूसरे गवर्नर को हम देखते आए हैं, जैसे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी। ऐसे में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अलग अलग गवर्नर जनरलों को जो है हमने इतिहास में पढ़ा है। ऐसे में जो है लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी हमने इतिहास में पढ़ा है। ऐसे में इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों और उनकी जो गतिविधि थी, जो उनकी नीतियाँ थी, भारत के लोगों को लेकर जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, तो इस आधार पर भी जो है तिथियों को तय किया जाता है। यह ऐसे था मानो जैसे जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का चक्र कर्म ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रश्न यह आता है कि क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास जो ये इतिहास हुआ है, इनके बारे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को जो है किस प्रकार उस समय में देख सकते थे। तो यहाँ पे यह भी प्रश्न सामने आता है। ऐसे में जब हम इतिहास या कोई अन्य कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य, यानी मतलब जो अध्याय हैं उनमें हमें कुछ समानता मिल सके। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, या फिर उस जो मतलब इनके आने का जो क्रम है या फिर जो तिथियां हैं उन्हें याद रखा जा सके। ऐसे में हम सिर्फ उन घटनाओं पर ही जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, जैसे कि जो गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उनकी क्या गतिविधियां रही हैं, उनकी क्या नीतियां थी, या फिर वो उनकी गवर्नर जनरल जो भारत में रहे हैं उनके पद पर रहते हुए भारत में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो ऐसे में उस गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द जो है इतिहास चलता है। उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। तो ऐसे में जो है इतिहास एक अलग जो है अपना एक अलग जो इतिहास है वो अपनी एक अलग जगह बनाता है। इसका मतलब यह है कि हम जिन तिथियों को महत्व देते आ रहे हैं वे महत्वपूर्ण रही होगी या नहीं, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण भी हो सकती है। अब अवधियों की बात कर लेते हैं। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हुए हैं और जो ये राजनीतिक दार्शनिक भी थे, जेम्स मिल। जो ये अर्थशास्त्री थे, 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक इन्होंने एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा है, यानी 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन जो इनके द्वारा कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोग नहीं मानते थे। इनका जो है यहाँ पे जो इनका निर्धारण हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में 3 खंडों में किया गया था, तो इसको ज़्यादातर लोगों ने मानने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या आपको दिखाई देती है? क्योंकि इतिहास का जो ये कालखंड बांटने की कोशिश की गई थी तो इसकी भी कुछ वजह रही होगी। हम इस दौर की जो खासियतें थी उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश जो है इतिहास में करते हैं। इसलिए हमें ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। जैसे जो जेम्स मिल थे, इन्होंने 3 खंडों में जो है
भारत के इतिहास को बांटा था। ऐसे में ये शब्द अतीत के बारे में जो है बताते हैं, उनके विचारों को भी दर्शाते हैं कि उस समय के जो अर्थशास्त्री हुए, दार्शनिक हुए हैं, उनके विचार कैसे थे। और वे हमें यह भी बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों पर जो बदलाव इनमें आए हैं वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जो मिल का मत था, जैसे कि इन्होंने 3 खंडों में भारत को बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ऐसे में मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई समाज है सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। ऐसे में इतिहास की उनकी जो समझदारी थी वो ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो इन्होंने जो ये मिल थे, इन्होंने कहा था कि यहाँ पर उन्होंने 3 जो कालखंड थे ये इसलिए बांटे थे क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे जो भारत था, ब्रिटिश जो आए थे उनके आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों राज कर रहे थे। यानी दोनों तानाशाहों का ही यहाँ पे राज चलता था। और यहाँ पर जो है इनका कहना था कि यहाँ पे धार्मिक बैर, बंधनों और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा चलता था। ऐसे में जो है मिल की जो राय थी उसमें ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन चल रहा था वो जो भारत की सभ्यता पर ले जाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय जो शिष्टाचार है, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ऐसे में जो मिल है, इनका मत था, इनका कहना था कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जो यूरोप में जो संस्कृति थी, जो वहाँ की जो कला थी, जो या फिर हम संस्थान यानी जो शिक्षा वहाँ पर थी, जो कानून वहाँ पर लागू किए जाते थे, तो इनका मानना था कि भारत में भी लागू किए जाए। ऐसे में मिल ने यह भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते थे कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में जो है मुगल उस समय शासन कर रहे थे। तो ऐसे में जो है जो सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजों के लिए शुरू में बनी थी अपने व्यापार को जो है यहाँ पर जमाने के लिए, वो थी मुगल जो राजा थे उस टाइम उनसे व्यापार की अनुमति लेना। तो ऐसे में यहाँ पे मिल कह रहे थे कि अगर जो है अंग्रेजों को जो है अगर अपने यहाँ पर जो है व्यापार हो या फिर भारत की स्थिति को सुधारना है तो पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारत की जनता को ज्ञान, सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मिल ने यहाँ पे कहा था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा को देखते हुए अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा जो अंधकारता दौर यहाँ पे जो सभ्यता चलती आ रही थी, यानी भारतीय जो सभ्यता थी, जो है प्रगति, जो अंग्रेजी शासन था प्रगति और सभ्यता का प्रतीक बनता जा रहा था। और अंग्रेजी शासन से पहले जो अंधकार का दौर था, इस तरह की धारणा को जो है यहाँ पे स्वीकार किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने देखा है कि जो ब्रिटिश के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान जो है दोनों तानाशाह के रूप में या फिर हम कह सकते हैं कि राजा के रूप में अपना शासन चला रहे थे। जो ये कुछ दौर हुए, इस तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। यहाँ पे ये भी प्रश्न सामने आता है, किसी युग का केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का जो शासक जो हुए हैं अंग्रेजों के आने से पहले, यानी जो प्राचीन भारत में जो शासक हुए हैं, हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते कि वह एक ही धर्म के थे, वह अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं।
अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए जो वर्गीकरण है उसे हटाकर इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं और इस विभाजन की ही अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। क्योंकि पहले जो है मिल ने ही जो है जो भारत है उसे मतलब जो भारत का इतिहास है उसे 3 खंडों में बांटा था। इससे पहले जो है खंड को बांटने की कोई ऐसी समझ नहीं थी और यह समझ भी पश्चिम से ही आई थी। यहाँ पे पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, क्योंकि उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। इसमें अब हम देखते हैं कि क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं। जैसे कि हम इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन के लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही यहाँ आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, क्योंकि जो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारत में आने शुरू हो गए थे और इन्होंने अपना शासन जो है करना शुरू कर दिया था। औपनिवेशिक क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और किस तरह जो है इन्होंने यहाँ पे स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसमें हम यह भी देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अपने सारे खर्चों से निपटने के लिए राजस्व वसूल किया था, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा था और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती भी कराई थी। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, मुगलों का शासन था, तो उन्होंने जो यहाँ के नवाब थे, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। वे जो कुछ गरीब किसान थे उन्हें कुछ जैसे कि नील की खेती, कपास की खेती के लिए वे बाध्य कर रहे थे। जो यहाँ पे जो किसान थे उस समय वे अपने खाने की वस्तुओं के लिए जो है खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें दबाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है सस्ती कीमतों पर जो है उनसे फसल यानी नील की फसल कराना शुरू कर दिया था। उस सस्ती कीमतों में उनसे खरीदना शुरू कर दिया था। तो आप यह भी जानेंगे इसमें कि ब्रिटिश शासन में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनकी जो मान्यताएं थी, पसंद नापसंद थी, रीति रिवाज, तौर तरीके कैसे थे और उनके आने से क्या क्या भारत में बदलाव आए हैं। अब हम औपनिवेशिक की बात करें तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस तरह के प्रक्रिया को ही औपनिवेशिकीकरण कहा जाता है। लेकिन जो है जितने भी मतलब औपनिवेशिक आए हैं, जल्दी ही हम समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्रित का नाम भी दिया गया है। अब हम किस तरह जानते हैं इतिहास को। हम जानते हैं कि भारत इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। या फिर कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन जब शुरू हुआ था तो उनके द्वारा अलग अलग जो है सरकारी रिकॉर्ड तैयार किया गया था। तो उन जो भी रिकॉर्ड थे इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन जो है वे रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना जो उनके द्वारा नीतियाँ चलाई गई थी, जो उनके द्वारा फैसले लिए जाते थे, उन पर सहमति, जाँच को साफ सफाई से लिखना जो है वे जरूरी मानते थे। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ही ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी।
अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम जो दस्तावेज होते हैं, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी होता है, क्योंकि वे मानते थे कि उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में जो है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने सभी जो शासकीय संस्थान थे, अभिलेख कक्ष थे, वे भी बनवाए थे। और तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम भी उनके जो जब उनका यहाँ पे शासन था तो जो है उनके अपने रिकॉर्ड रूम भी होते थे। और यह जो है जो ये रिकॉर्ड रूम होते थे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते थे। और कई जो अभिलेखागार होते थे और संग्रहालय भी जो है संस्थान, अलग अलग संस्थान इनके द्वारा बनाए गए थे। 19वीं सदी की बात की जाए तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी पढ़ सकते हैं। अभिलेखगारों जो मतलब अभिलेखगार है, वहाँ पर भी हम इन्हें देख सकते हैं। आज भी जो है आप वहाँ पर आप जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या फिर ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी का जो शुरुआती दौर था, जो मतलब शुरुआती साल थे, इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक जो है नकलें बनाई जाती थी। उन्हें जो कुशनविशी के माहिर लिखते थे, और कुशनविशी या सुलेख निविश जिन्हें कहा गया है, ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। और 19वीं सदी के मध्य तक जो है छपाई जो है मतलब छपाई की जो तकनीक थी वो अब सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व भी सामने आ गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। जब 19वीं सदी की जो शुरुआत थी, पूरे देश का जो नक्शा था 19वीं सदी में की शुरुआत में वो तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे, और गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहां पर मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का भी जो स्थानीय इतिहास व फसलों का पता इसमें लगाया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों की राय इसमें ये थी कि किसी भी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर तक हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा जो वहाँ की वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे थे। तो ऐसे में आप ये एक पेड़ भी देख सकते हैं, ये शरीफे का पौधा है। 1770 का जो दशक था, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां जो है इनसे इकट्ठा हो जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकार थे उनसे बनवाए जाते थे, और अब इतिहासकार इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। इससे उपनिवेश है उसके बाद जो है के बाद के बारे में भी पता चलता है। अब हम देखते हैं कि जो अधिकृत रिकॉर्ड्स से हमें क्या पता नहीं चलता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमने अभी पढ़ा है कि अंग्रेज जो है जो रिकॉर्ड थे उनकी जो उनकी नीतियाँ थी, जो गवर्नर जनरल हुए हैं उनके क्या क्या कानून जो है भारत के लोगों के जो है लिए चलाए गए थे, तो वो अपने रिकॉर्ड्स में रख लेते हैं। तो लेकिन इनके कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे मतलब रिकॉर्ड्स से हमें कुछ बातें पता नहीं चलती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स थे इस विशाल भंडारण से हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड्स थे। तस्वीर जो है जो इनके रिकॉर्ड थे इनसे जो है यह हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे।
इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि दूसरे मतलब जो देश थे, देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की जो वजह थी वो क्या थी, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स में लिखा गया है वो अंग्रेजों ने, अब उनका शासन कैसा था, वो कैसे भारत की जो जनता थी उन पर शासन कर रहे थे, भारत की जनता के लिए उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, सिर्फ जो है रिकॉर्ड्स में उन्हें ही रखा गया है। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के बारे में, उन नीतियों के बारे में भारत के जो देश थे, मतलब जो देश के दूसरे लोग थे वो क्या महसूस करते थे, उनके बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और भी देखना होता है, और जब हमें ऐसे दूसरे स्रोत मतलब जो इनसे अलग स्रोतों की जो तलाश है उसमें निकलते हैं तो उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। तो इस लिहाज से लोगों को जो है, जो डायरिया है, तीर्थ यात्राएं और यात्रों के जो संस्मरण है वो मिले हैं। महत्वपूर्ण लोगों की जो आत्मकथाएं मिली है, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं जो है इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और जो उपन्यासकार थे, जो मतलब उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा इतिहास को जानने में मदद मिलती है। लेकिन ये जो सारे स्रोत थे उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, जो खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब थे, वो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो सरकारी रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड्स थे, या फिर जो उपन्यासकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, या फिर जो अखबार लिखे जाते थे, तो वहाँ से जो है, या फिर जो अलग अलग जो मतलब जो मतलब उस समय के जो अलग अलग जो पुस्तिकाएं हुई है, या फिर जो समाज सुधारक हुए हैं, नेता हुए हैं, आत्मकथाएं हुई है, यात्री जो यहाँ पे यात्राओं और मतलब जो यात्राओं के लिए यात्री संस्मरण हमें मिला है, तो इनसे जो है यहाँ से हमें आम लोगों के बारे में पता नहीं चलता है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जो है जान सकते हैं कि गरीब जो लोग थे, मजदूर लोग थे, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग थे, वो उनकी जीवन शैली कैसी थी। जैसे जैसे जो है अब जो ये हमने अध्याय पढ़ा है, तो जैसे जैसे 8th क्लास के जो इतिहास है इसमें हम आगे के जो अध्याय पढ़ेंगे, तो जो गरीब उस समय कैसे थे, आदिवासी जो किसान, आदिवासी लोग कैसे थे, किसान कैसे थे, मतलब वो किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, तो उनके बारे में भी हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये जो थी आज की हमारी जो 8th क्लास की हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर था। तो थैंक यू सो मच।